नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी स्टडीज़ में, और होना भी चाहिए। तो अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो कॉमन ह्यूमन डिजीज़ हैं उनको। दो और डिजीज़ हैं, कैंसर और एड्स। इनको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इनको हम लोग स्टडी करेंगे इम्यूनोलॉजी को कंप्लीट करने के बाद, जब हम इम्यूनिटी पढ़ लेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी से रिलेटेड बातें इनमें आती हैं। इसीलिए इम्यूनिटी कंप्लीट करने के बाद कैंसर और एड्स को हम आगे स्टडी करेंगे। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, इम्यूनिटी। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपके लिए प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। यहाँ की बात करें अगर हम लोग, तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है। तो ये है शरीर की रोगों से लड़ने की जो सुरक्षा प्रणाली है या क्षमता है, उसी को कहते हैं प्रतिरक्षा। तो ये है, आप देखेंगे शरीर की वह क्षमता जो रोग जनकों व प्रतिजनों से लड़कर शरीर को रोगों से बचाती है। रोगों से बचाती है। इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीज़ों को। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोग एक दो चीज़ और देखें, समझ रहे हैं ना। तो इसमें देखेंगे प्रतिरक्षा की बात ये हो गई। अब आगे हम लोग देखेंगे दो शब्द हमारे पास और आ गए, एक तो रोगजनक और दूसरा प्रतिजन। तो आइए उनको देख लेते हैं। रोगजनक या पैथोजेंस, इसको हम लोग वैसे कवर कर चुके हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले। डिजीज को पढ़ने से पहले हम लोग इसको देख चुके हैं, अर्थात रोग उत्पन्न करने वाले रोगजनक या जीवधारी। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारी भी आ जाएंगे। साथ में यहां पर हम लोग देखेंगे प्रतिजन। अब प्रतिजन की अगर हम बात करते हैं या हम कहें इसको एंटीजेंस, तो ये क्या है, एक रोगजनक या उसके द्वारा मुक्त किया गया विष पदार्थ या उसका कोई घटक जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करता हो। तो यहां पर आप देखेंगे यह वे रोगजनक या इनके
घटक या विष पदार्थ हैं जो, ध्यान दीजिए, यह वे रोगजनक या इनके घटक या विष पदार्थ हैं जो, बताइए क्या करते हैं, तो सिंपली आप कहेंगे जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। ये चीज हो जाएगा। अब यहां पर जब हम पैथोजन और एंटीजन को डिस्कस कर लेते हैं तो इसके बाद हमें एक चीज और यहां पर देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, वो क्या है, वो हम नोट करके, स्पेशल पॉइंट है उसको देखेंगे। हैप्टीन्स, अब हैप्टेन्स की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे इस तरह से हैप्टेन्स। तो ये हैप्टेन्स क्या है, तो हैप्टेन्स ऐसे गैर प्रोटीन पदार्थ हैं जो स्वयं एंटीबॉडी के निर्माण का प्रेरण नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब किसी वाहक प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं तब वह एंटीजन की तरह कार्य करते हुए एंटीबॉडी निर्माण को शरीर में प्रेरित कर लेते हैं। इस तरह से आप इनको डिफाइन करेंगे। तो आप कैसे कहेंगे इन्हें, तो आप कहेंगे कम अणुभार वाले ऐसे गैर प्रोटीन पदार्थ ध्यान दें, कम अणुभार वाले ऐसे गैर प्रोटीन पदार्थ जो, बताइए क्या करते हैं, तो सिंपली यहां पर आप देखेंगे कि जो स्वयं एंटीबॉडी निर्माण प्रेरित नहीं कर पाते, परंतु वाहक प्रोटीन के साथ जुड़कर ऐसा कर सकते हैं। वाहक प्रोटीन के साथ जुड़कर ऐसा कर सकते हैं। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि हैप्टेन्स प्लस कैरियर प्रोटीन्स इज इक्वल टू एंटीजेंस, अर्थात इन दोनों को मिला लेने पर एंटीजन का जो, एंटीजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी आ जाती है। इस तरह से आप इन चीज़ों को, इन तीन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। और अब इसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे कि प्रतिरक्षा के प्रकार, शरीर में जो प्रतिरक्षा होती है वो कितने प्रकार की होती है, हम उस पर बात करेंगे। क्लियर है ना? तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को। ओके, जी हाँ, हम बात करेंगे प्रतिरक्षा के प्रकार
या टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। जी हाँ, अब यहाँ पर हम लोगों को इस चीज़ को समझना होगा थोड़ा कि प्रतिरक्षा के प्रकार की बात करेंगे तो सिंपली हमें देखना होगा कि प्रतिरक्षा दो तरह से होती है शरीर में। इसे टू कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। नंबर एक तो होती है वह जो जन्म से ही शरीर में उपस्थित होती है, अर्थात जन्मजात प्रतिरक्षा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जन्मजात प्रतिरक्षा, या हम बात करेंगे, ध्यान दें, अविशिष्टीकृत प्रतिरक्षा। अविशिष्टीकृत प्रतिरक्षा। अर्थात यहां पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आप ध्यान दीजिए, इन्नेट इम्यूनिटी, या एक और टर्म इसको देते हैं, ध्यान दें, आनुवंशिक प्रतिरक्षा। या वंशागत प्रतिरक्षा। जी हाँ, अब सवाल उठता है कि इसे हम अगर इंग्लिश में बात कहें तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं इन्नेट, इसके लिए यूज करते हैं नॉन स्पेसिफिक, और इसके लिए हम यूज करते हैं, यहां पर देखेंगे, इनहेरिटेड इम्यूनिटी। इस तरह से हम लोग कंसीडर करेंगे। फिर यहां पर हम लोग देख पाएंगे दूसरी कंडीशन, दूसरी कैटेगरी, इसकी अपोजिट व्यवस्था होगी यहां पर, और जन्मजात के बजाय वहां पर कहना होगा अर्जित प्रतिरक्षा या विशिष्टीकृत प्रतिरक्षा या अनुकूलित प्रतिरक्षा। तो यहां पर आप लिखेंगे अर्जित विशिष्टीकृत या अनुकूली प्रतिरक्षा। अब सवाल उठता है कि यहां पर इंग्लिश में अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं आसानी से। आप देखिए, एक्वायर्ड या स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक या एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो ये कहानी हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि ये दोनों क्या हैं और इन दोनों में क्या अंतर है, कैसे हम कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए एक लाइन खींच लेते हैं और इसके बाद में आइए इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि किस तरह से इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो यहां पर लिखेंगे यह शरीर में जन्म से ही उपस्थित रहती है, ओके। फिर इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे
कि यह शरीर में जन्म के पश्चात प्रतिजनों से आमना सामना होने पर विकसित होती है। बाद प्रतिजनों से सामना होने पर विकसित होती है। ये तो बात हो गई इनके सिंपल डिफरेंस की, और इसके बाद में अब देखेंगे और डिफरेंसेस क्या हैं। तो सिंपली इसमें हम लोग देख पाएंगे कुछ और बातों को कि देखिए, यह इस प्रतिरक्षा में प्रतिजन के प्रति विशिष्टता पाई जाती है, अर्थात अलग अलग, ध्यान दें, इसमें इसके पास प्रतिजन के लिए विशिष्टता नहीं पाई जाती है, जबकि इसके पास प्रतिजन के लिए विशिष्टता पाई जाती है। अर्थात सभी प्रतिजन का प्रतिरोध यह समान तरीके से करेगी, लेकिन यह अलग अलग प्रतिजन का प्रतिरोध अलग अलग तरीके से करेगी। अर्थात ध्यान दें, तो सिंपली कहेंगे इसमें प्रतिजन विशिष्टता नहीं होती, अतः यहां पर देखेंगे, अतः किसी प्रतिजन के या सभी प्रतिजन के विरुद्ध समान प्रकार से प्रतिरोध करती है। अतः सभी प्रतिजन का प्रतिरोध समान विधि से करती है। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे यहां पर, तो आप कहेंगे प्रतिजन विशिष्टता होती है, अतः अलग अलग प्रतिजन का प्रतिरोध विशिष्ट तरीके से किया जाता है। अतः विभिन्न प्रतिजन का प्रतिरोध विशिष्ट तरीके से किया जाता है। तो एक तो खास बात यह हो गई कि इसमें प्रतिजन विशिष्टता अर्थात एंटीजन स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। अब देखेंगे और क्या खास बात है, तो इसमें आप देखेंगे कि यह सीमित प्रतिजनों के विरुद्ध कार्य करती है। सीमित प्रतिजनों के विरुद्ध कार्य करती है। इसके साथ साथ यहां पर ध्यान देंगे, अर्थात इसमें प्रतिजन विविधता का अभाव होता है।
प्रतिजन विविधता का अभाव होता है। अब अगली कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। आगे की कंडीशन देखिए क्या कंडीशन होती है। तो इसमें आप कहेंगे यह अनेक प्रकार के प्रतिजनों का प्रतिरोध कर सकती है, प्रतिजनों के विरुद्ध कार्य करती है, अर्थात ध्यान दें, कार्य करती है अर्थात इसमें क्या पाया जाता है। तो आप कहेंगे, ध्यान दें, प्रतिजन विविधता प्रतिजन विविधता पाई जाती है। जी हाँ, तो ये दो बातें हो गई, ठीक है ना। फिर इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखें कि तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं। तो एक और कंडीशन के बेसिस पर हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें स्वयं व पराई घटकों के बीच विभेद या अंतर कर पाने की क्षमता नहीं होती। विभेदन क्षमता अर्थात डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी नहीं होती है। ये बात आप समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, जबकि इसके पास स्वयं एवं पराये घटकों के बीच अंतर कर पाने की क्षमता होती है, अर्थात विभेदनशीलता पाई जाती है। तो आप कहेंगे इसमें स्व एवं पराये घटकों के बीच विभेदनशीलता पाई जाती है। विभेदनशीलता अर्थात डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी पाई जाती है। ध्यान दें, इसी क्षमता के बेसिस पर यह इम्यून सिस्टम किसी असुमेलित ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देता है। किसको रिजेक्ट कर देता है? किसी असुमेलित ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देता है। अर्थात जैसे हमारे बॉडी में कोई ऑर्गन खराब हो जाए और हम दूसरे की बॉडी से वो ऑर्गन लेकर के अपनी बॉडी में लगवा लें, इम्प्लांट करवा लें, तो हमारा ये इम्यून सिस्टम उसको नॉन सेल्फ मानेगा, पराया मानेगा और उसको डिस्ट्रॉय करना या डिस्ट्रॉय करवाना स्टार्ट करवा देगा। तो क्यों? क्योंकि इसके पास स्वयं के कंपोनेंट और दूसरों के कंपोनेंट के बीच अंतर कर पाने की क्षमता इसमें पाई जाती है। और इसी क्षमता की बेसिस पर यही क्षमता ग्राफ्ट रिजेक्शन या आरोपण को, असुमेलित आरोपण को अस्वीकार करने के लिए बेसिस है। तो आप देखेंगे जो असुमेलित आरोपण को
अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार है। समझ रहे हैं ना, अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार है। क्लियर? तो ये बात हो गई। और लास्ट में एक पॉइंट हमें और यहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है ना, एक की बात करते हैं। जी हाँ, यहां पर देखेंगे कि इसमें प्रतिजन के पूर्व आक्रमण की स्मृति नहीं होती है, ध्यान दें, इसमें प्रतिजन के पूर्व आक्रमण की स्मृति नहीं होती है, अतः ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्या कंडीशन होगी इसके साथ, तो यहां पर आप देखेंगे, अतः प्रतिजन के प्रथम व अन्य आक्रमणों के समय सामान्य तीव्रता वाली अनुक्रिया प्रदर्शित करती है। सामान्य तीव्रता वाली अनुक्रिया प्रदर्शित करती है। ये कहानी यहां पर आपको देख लेना होगा। जबकि आगे की बात हम लोग करें तो आप देखेंगे इसमें प्रतिजन के पूर्व आक्रमण या पूर्व आक्रमणों की स्मृति पाई जाती है, ध्यान दें, पूर्व आक्रमणों की स्मृति पाई जाती है, अतः ध्यान दें, अतः प्रतिजन के प्रथम आक्रमण के समय ध्यान दीजिए क्या करता है, इसको आप समझिएगा। सामान्य तीव्रता वाली धीमी अनुक्रिया व्यक्त की जाती है। जैसे कोई पैथोजन, कोई एंटीजन हमारी बॉडी में अगर पहली बार आएगा तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये पता नहीं होता है कि ये बहुत हार्मफुल है, और उस एंटीजन की पहचान हमारे इस इम्यून सिस्टम को नहीं रहती है। इसीलिए उसके अगेंस्ट
देर से अनुक्रिया व्यक्त की जाती है, धीरे धीरे अनुक्रिया व्यक्त की जाती है और उसे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है बॉडी में। लेकिन इसी बीच प्रतिजन को या पैथोजन को मौका मिल जाता है कि वह शरीर में पहुंचकर अपनी संख्या बढ़ाए और रोग उत्पन्न कर ले। तो ये जो धीमी अनुक्रिया व्यक्त किया इम्यून सिस्टम ने, इसको कहा जाता है प्राथमिक सुरक्षा अनुक्रिया या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसको आप देखेंगे व्यक्त की जाती है, जिसे प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया यहां पर ध्यान देंगे, या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इस तरह से प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे तथा पैथोजन रोग विकसित करने में सफल हो जाता है। इस तरह से फिर इसके बाद में यहां पर हम लोग बात करेंगे, आगे की स्टोरी देखें क्या कहानी हो रही है। दूसरी कंडीशन की बात करें हम लोग तो यहां पर देखिए, प्रतिजन के द्वितीय आक्रमण या अगले आक्रमणों के समय, तो आप देखेंगे अगले आक्रमणों के समय बताइए क्या किया जाएगा। अब वो पहचान चुका है इम्यून सिस्टम की, पहले आया था और बॉडी में आकर के नुकसान किया था, बॉडी में आकर के डिजीज रोग उत्पन्न करवाया था, तो इसलिए यह पहचान जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो जब पहचान जाएगा कि वही एंटीजन है जो पिछली बार आकर के बॉडी में रोग उत्पन्न करवा गया था, तो उसके विरुद्ध बहुत तेजी से प्रतिरक्षा अनुक्रिया व्यक्त करवाएगा, जिसे कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या एनेम्नेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। तो आप देखेंगे आक्रमणों के समय यह अत्यधिक तीव्रता वाली अनुक्रिया व्यक्त करके रोग उत्पन्न होने से रोक देता है या रोग विकसित होने से रोक देता है। रोग विकसित होने से रोकता है। इस तरह से। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या स्टोरी होगी, क्या कहानी होगी, उसको आप समझें। तो इसमें हम लोग देखें ऐसी अनुक्रिया को क्या कहते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या एनेम्नेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसे मैं ऊपर लिखना पसंद करूंगा यहां पर, समझ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। तो आप कहेंगे कि ऐसी अधिक तीव्रता वाली
अनुक्रिया को द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया या एनेमनेस्टिक अनुक्रिया कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जी हाँ, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि इसी जो लास्ट पॉइंट था इसमें स्मृति की प्रॉपर्टी, स्मृति का गुण होना, याददाश्त होना, इसी की बेसिस पर व्यक्ति का टीकाकरण किया जाता है। तो आप देखेंगे इसकी इसी स्मृति क्षमता को किसको इसकी इसी स्मृति क्षमता को क्या किया जाता है? तो आप कहेंगे टीकाकरण के लिए आधार बनाया जाता है। अब ये पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये पॉइंट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब टीकाकरण आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, वैक्सीनेशन की प्रॉपर्टी, वैक्सीनेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो उस समय इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लिखेंगे कि इतनी बातों के स्पष्ट होने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि अर्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा इस प्रतिरक्षा के तुलना में अधिक प्रभावी होती है। तो आप लिखेंगे यहां पर अतः निम्न कारणों से यह जन्मजात प्रतिरक्षा की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। जन्मजात या निम्न कारणों से जन्मजात प्रतिरक्षा की तुलना में यह अधिक प्रभावी है। अब सवाल उठता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उठेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो कौन कौन से गुण हुए? तो आप कहेंगे वही जो चारों गुण यहां आपने लिखे हैं उसी की बात करने जा रहा हूं। क्या? एंटीजन स्पेसिफिसिटी, एंटीजन डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी एंड मेमोरी। अब इसको हिंदी में अगर बात करें तो आप कहेंगे प्रतिजन विशिष्टता, यहां हो जाएगा। और यहां पर एंटीजन डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो आप कहेंगे
प्रतिजन विविधता और डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी की बात करेंगे तो विभेदनशीलता। और इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट तो हम बात कहेंगे स्मृति। आप देखेंगे इस तरह की बात हो रही है, तो ये चीजें हो जाएंगी और इन चीजों को आप आसानी से समझ पाएंगे। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक डिस्टिंग्विश करने का या दोनों इम्यूनिटी को अलग करने का क्या बेसिस है, क्या दोनों में अंतर होते हैं, यहां पर आप इस कंपैरिजन की बेसिस पर आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और चीजों को। ठीक है ना? तो उसको स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जन्मजात प्रतिरक्षा के घटक। तो यहां पर आप देखेंगे जन्मजात प्रतिरक्षा के घटक। जी हाँ, इसमें हम लोग ये बात कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। आप देखिए कि कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि 4 बैरियर्स को यहाँ पर दिखाया गया है एनसीईआरटी में, बट कुछ और बैरियर्स भी हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आप देखेंगे ये हैं कौन, तो आइए यहाँ पर देखने की कोशिश करें। यहाँ पर देखेंगे शारीरिक या भौतिक अवरोध। अर्थात फिजिकल बैरियर्स। एक तो ये हो जाएंगे, और इसमें मैं आपको एग्जाम्पल भी लिख देता हूं जो एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं। तो एक हो जाएगा स्किन एंड दूसरा हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोसा। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना? इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी ब्रीफली कर लेते हैं इसको। दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे कार्यकीय अवरोधक। यहां पर आप बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। आप ध्यान दीजिए, बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे इसमें क्या आ जाएगा। तो सिंपली आप बात करेंगे एग्जाम्पल के लिए लार, अश्रु। क्यों? तो आप कहेंगे
लाइसोजाइम की उपस्थिति के कारण, और इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे और क्या, तो आप कहेंगे HCl, स्टमक, और इसी के साथ साथ देखेंगे लेसिथिन इन बाइल, जो पित्तरस होता है उस पित्तरस में लेसिथिन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि सीबम इन ईयर, या इसी को नाम देते हैं ईयर वैक्स। इस तरह से आप बात करेंगे ईयर वैक्स। फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके अलावा क्या, तो इसके अलावा आप देखेंगे तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे कोशिकीय अवरोधक। या सेल्यूलर बैरियर्स, ये सेल्यूलर बैरियर्स हो जाएगा। और इसमें एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखेंगे, ध्यान दें, PMNL, अन्य महाभक्षकाणु, एवं आप देखेंगे इनके सेल्स, या इन्हें कहते हैं प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं। प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं। और इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे चौथे नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन अवरोधक, या बात करें साइटोकाइन बैरियर या साइटोकाइन अवरोधक की बात करें हम लोग, तो ये तीन चीजें यहाँ पर, चार चीजें हैं जिसको कि हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, और भी हैं, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे, बट वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर बाइंड अप करते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, जिससे कि मैं अगले लेक्चर में फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।